हेलो स्टूडेंट्स। आज हम अपने 10th क्लास की केमिस्ट्री का पहला चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। देखिए, इस चैप्टर को पढ़ने से पहले तुम्हें थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए पीरियोडिक टेबल के बारे में। पीरियोडिक टेबल इन द सेंस एलिमेंट्स के अंदर फिर से मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स के बारे में। 9th क्लास में तुम पढ़ के आ रहे हो मेटल नॉन मेटल्स के बारे में, बचपन की क्लासेस से कंटिन्यू पढ़ के आ रहे हो। अगर ये तो भी नहीं पता है तो हम नेक्स्ट वीडियो में इसको फर्दर डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो हम पहला चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं अपना केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। इस चैप्टर को अगर ध्यान से तुम देखोगे, आधे से ज्यादा चैप्टर यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। यहाँ से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस बने जाते हैं। तो पहली जो डेफिनेशन आती है इसकी, ये है केमिकल रिएक्शन की। केमिकल रिएक्शंस बोला किसको जाता है, ठीक है, ध्यान से समझना बेटा। जब हम दो सब्सटेंस लेते हैं और इन दोनों सब्सटेंस को लेके कोई नया सब्सटेंस फॉर्म करते हैं, थर्ड सब्सटेंस, हमने क्या किया, दो सब्सटेंस लिए और इन दोनों सब्सटेंस को मिलाया और कोई नया सब्सटेंस फॉर्म किया, तो इस पूरी प्रोसेस को बोला जाता है केमिकल रिएक्शन। इजी है, हमने क्या करा, दो सब्सटेंस लिए और उन दोनों को मिला के कोई नया सब्सटेंस, थर्ड सब्सटेंस बनाया। इस पूरी प्रोसेस को बोला जाता है केमिकल रिएक्शन, पहली बात। दूसरी बात, इसमें तुम्हें बिल्कुल ध्यान से समझना है, जिस भी सब्सटेंस से मिलके ये नया सब्सटेंस फॉर्म हुआ है, ये नए सब्सटेंस की पूरी प्रॉपर्टी अलग होगी जिससे मिलके बना है। मतलब जैसे सपोज हमने लिया है ए और बी, मैंने बोला हमने दो सब्सटेंस लिए ए और बी, इन दोनों सब्सटेंस को मिला के मैंने कोई नया सब्सटेंस फॉर्म किया सी। तो मैं ये बोल रहा हूं कि ऐसी प्रोसेस को जहां पे हम दो सब्सटेंस ले रहे हैं और इसको मिला के तीसरा सब्सटेंस फॉर्म कर रहे हैं, तो ऐसी प्रोसेस को बोला जाता है केमिकल रिएक्शन। दूसरी बात मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं कि जो प्रोडक्ट बना है तुम्हारा, मतलब ऐसी सब्सटेंस जो केमिकल रिएक्शंस के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ऐसे सब्सटेंस जो केमिकल रिएक्शंस के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इसको बोला जाता है रिएक्टेंट। इसको बोला जाता है रिएक्टेंट। और इन दोनों से मिलके जो नया साइड में कुछ सब्सटेंस बना है या जो हमें मिला है जो भी सब्सटेंस, इसको बोला जाता है प्रोडक्ट। तो दो चीजें यहाँ पे हमारी क्लियर होती है कि रिएक्टेंट किसको बोलते हैं और प्रोडक्ट किसको बोलते हैं, दो बात समझ आती है। तीसरी बात में हम बोलते हैं कि ए और बी, इससे मिलके जो भी बना है सी, इसकी जो भी प्रॉपर्टी होगी वो एंटायरली डिफरेंट रहेगी किससे, रिएक्टेंट से। मतलब सबसे कॉमन एग्जांपल देखो, घर में तुम्हारी दूध पड़ा है, मिल्क में अगर तुम डालते नींबू, तो तुम देखोगे कुछ टाइम बाद वो फट के पनीर में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, अगर तुम पनीर को देखोगे और मिल्क को देखोगे, दूध को देखोगे, तो उनकी पूरी प्रॉपर्टी डिफरेंट है, वो टेस्ट में भी अलग है और उनकी स्टेट भी चेंज है। अगर लिक्विड में, अगर मिल्क को देखते हो लिक्विड है, लेकिन अगर यहाँ पे तुम देखते हो पनीर को, तो ये आता है सॉलिड या सेमी सॉलिड के अंदर। क्या करा तुमने, दो सब्सटेंस लिए मिल्क एंड लेमन, जैसे ही उसको मिलाया आपस में तो नया सब्सटेंस बन के आया जिसको हम बोल रहे हैं पनीर। सबसे कॉमन एग्जांपल है जो तुम घर में देख सकते हो। तो ये जो पनीर है इसकी स्टेट आ गई सॉलिड या सेमी सॉलिड, जो पूरी तरीके से डिफरेंट है किससे, नींबू और दूध से। तो ऐसे ही बोल रहे हैं, जब दो सब्सटेंस लिए और उसको मिला के हमने तीसरा सब्सटेंस बनाया और इस बने हुए सब्सटेंस की एंटायर प्रॉपर्टी डिफरेंट रहेगी जिससे मिलके वो बना है, तो ऐसी प्रोसेस को बोला जाता है केमिकल रिएक्शन। दूसरी बात, केमिकल रिएक्शंस के अंदर पार्टिसिपेट, केमिकल प्रोसेस में पार्टिसिपेट करने वाले सब्सटेंस कहलाते हैं रिएक्टेंट, और इससे मिलके जो बना है इसको बोलते हैं प्रोडक्ट। तो इतनी बात हमें क्लियर होती है। दूसरी डेफिनेशन की अगर हम बात करेंगे तो हम बोल रहे हैं कि रीअरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स, रीअरेंजमेंट ऑफ एटम या एलिमेंट्स। रीअरेंजमेंट ऑफ एटम मतलब जैसे हमने लिया ए और बी, ठीक है, इससे मिला के हमने कोई नया प्रोडक्ट बनाया ए, तो इसमें जो भी एटम है, ये देखिए मैं तुम्हें समझा रहा हूं, अलग अलग डेफिनेशन से तुम इसको एक्सप्लेन कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि जरूरी तुमने एक चीज रट ली और वही लिख के आना है, ऐसा जरूरी नहीं है। तुम्हें जो चीज समझ आती है वो तुमने लिख लेना है। पहली चीज हम बोल रहे हैं दो या दो से ज्यादा या दो सब्सटेंस मिला के कोई नया सब्सटेंस फॉर्म किया, जिसको हम केमिकल रिएक्शंस के अंदर बोल रहे हैं। या दूसरी चीज हम बोल रहे हैं जब एलिमेंट्स का, एटम्स का रीअरेंजमेंट हो रहा है। यहाँ पे हमारे पास ए और बी था, इसको हमने रीअरेंज करके क्या बना दिया, ए बी। इसका सबसे कॉमन एग्जांपल एनसीईआरटी की बुक में दिया है, जो पहली एक्टिविटी के अंदर आता है, जब हम मैग्नीशियम रिबन को बर्न कर रहे हैं। मैग्नीशियम रिबन को बर्न कर रहे हैं, इसका मतलब क्या था, Mg को हम बर्न कर रहे हैं किसके साथ,
O2 के बर्न जब भी करके किसी भी चीज को अगर जलाएंगे तो हम O2 लिखते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन की प्रेजेंस होना वहां पे कंपलसरी है। ठीक है, तो जब ये करा तो क्या बना यहाँ पे हमारे पास MgO। अच्छा, एक बात और यहाँ पे समझना बिल्कुल ध्यान से कि ये जो प्रोसेस है ये आती है कंजर्वेशन ऑफ मास में। इसका मतलब जितना रिएक्टेंट साइड में मास रहेगा उतना ही मास कहाँ पे रहेगा, प्रोडक्ट साइड में। ठीक है, एक बात तो दो तीन चीज तुम पढ़ के आते हो, कंजर्वेशन ऑफ मास यहाँ पे 9th क्लास के अंदर। और देखिए अब इसको अगर हम बैलेंस करते हैं, बैलेंस करना नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे, लेकिन अगर यहाँ पे देखेंगे हमारे पास Mg एक है, यहाँ पे Mg एक है, बट O2 दो है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे अगर 2 कर लेते हैं 2 O हो गए और एक M है, तो यहाँ पे हमारे पास 2 है, यहाँ पे 1, इसको भी बैलेंस करने के लिए हम डाल देंगे 2MgO। वापस से देखना क्या बोल रहा हूँ मैं, हमने बोला Mg प्लस O2, इसको मिला के बना देते हैं MgO। अगर यहां से तुम बैलेंस करने की ट्राई करते हो इसको, यहाँ पे हमारे पास एक Mg है, मतलब रिएक्टेंट साइड में एक Mg और प्रोडक्ट साइड में भी एक है। रिएक्टेंट साइड में अगर देखोगे O2, हमारे पास 2 ऑक्सीजन है, जबकि प्रोडक्ट साइड में कितना ऑक्सीजन है, एक। तो सबसे पहले इसको बैलेंस करेंगे तो हम इसके आगे से 2 लगा देंगे, तो अब हमारे पास ऑक्सीजन तो 2 हो गए, बट Mg भी कितना हो गया, तो इसको बैलेंस करने के लिए हम इसके आगे की भी क्या कर लेंगे, 2। तो ये हो गया तुम्हारा इक्वेशन को बैलेंस करना, हम नेक्स्ट वीडियो में सीखने वाले हैं। अभी मैं तुम्हें सिंपल बता रहा हूँ कि रीअरेंजमेंट ऑफ एटम का मतलब क्या है। हमारे पास है Mg और हमारे पास था ऑक्सीजन, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, तो ये दोनों रीअरेंज हुए, ये दो के दो एटम अरेंज हुए और इन दोनों ने क्या बना दिया, MgO। तो ये है रीअरेंजमेंट ऑफ एटम। मतलब हम बोल रहे हैं जब हमने दो सब्सटेंस, ये सेम है, देखो बिल्कुल सेम है, बस हम थोड़ा सा डेफिनेशन चेंज करते हैं। अगर इसको हम देखेंगे यहाँ पे भी लिख सकते हैं, हमने लिया एक एटम A या कोई सब्सटेंस Mg और दूसरा सब्सटेंस लेता है O2। जब हम कोई दो सब्सटेंस लेते हैं और उसको मिला के कोई तीसरा नया सब्सटेंस बनाते हैं, ये बैलेंस कर लेना, कोई नया सब्सटेंस बनाते हैं तो इसकी प्रॉपर्टी एंटायरली डिफरेंट रहेगी इन दोनों से। यही बात बोल रहा था पहले डेफिनेशन में, हमने दो सब्सटेंस लिए, इसको मिला के कोई थर्ड नया सब्सटेंस बनाया, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन। और सेम चीज मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, थोड़ा सा घुमा के बता रहा हूँ कि रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स की बात कर रहा हूँ, मतलब हमने दो एटम लिए और इनको रीअरेंज कर दिया, किसकी फॉर्म में, A और B की फॉर्म में या MgO की फॉर्म में। तो ये दोनों डेफिनेशन किसके अंदर आती है, केमिकल रिएक्शंस के अंदर। या एक तरीका और इसको डिफाइन करने का, हम बोलते हैं केमिकल बॉन्ड्स को ब्रेक करना। ध्यान से समझना इस बात को, मैं क्या बोल रहा हूँ, दो बात हमें समझ आती है, एक हमने बोला ये और दूसरा बोला ये। अगर थोड़ा ध्यान से देखोगे दोनों सेम चीज है। यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ दो सब्सटेंस लिए, दोनों को मिला के तीसरा सब्सटेंस बनाया, और जो तीसरा नया सब्सटेंस है उसकी प्रॉपर्टी इंटायरली डिफरेंट है दोनों से। क्लियर है बात। दूसरी बात मैं बोल रहा हूँ रीअरेंजमेंट ऑफ एटम, ये एटम्स को हमने रीअरेंज करके नया चीज फॉर्म कर दी है, ये भी किसके अंदर आ रहा है, केमिकल रिएक्शंस के अंदर। देखिए दो डेफिनेशंस की हमने बात कर ली, और तीसरी चीज मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि जब भी हम केमिकल बॉन्ड्स को ब्रेक कर रहे हैं, मैंने ये बात बोली थी कि केमिकल बॉन्ड्स को ब्रेक कर रहे हैं और फर्दर केमिकल बॉन्ड्स क्या कर रहे हैं, बना रहे हैं। मतलब जब भी हम रिएक्टेंट साइड से केमिकल बॉन्ड ब्रेक करेंगे और नया केमिकल बॉन्ड फॉर्म करेंगे प्रोडक्ट साइड में, तो हमने तीन डेफिनेशन पढ़ ली है। पहला मैंने बोला जब दो सब्सटेंस लिए और कोई नया सब्सटेंस फॉर्म किया तो इस प्रोसेस को हम बोल रहे हैं केमिकल रिएक्शन। दूसरी चीज मैं बोल रहा हूँ रीअरेंजमेंट ऑफ एटम, दोनों सेम है, ध्यान से अगर देखोगे तो रीअरेंजमेंट ऑफ एटम भी तुम केमिकल रिएक्शंस के अंदर बोल सकते हो। या नई डेफिनेशन में तुम्हें बता रहा हूँ कि जब हम प्रोडक्ट रिएक्टेंट साइड से केमिकल बॉन्ड को ब्रेक कर रहे हैं और नए केमिकल बॉन्ड फॉर्म कर रहे हैं प्रोडक्ट साइड में, तो ये तीनों ही डेफिनेशंस आती हैं केमिकल रिएक्शन के अंदर। ये देखिए बेटा, जो हम बात कर रहे थे केमिकल रिएक्शन और इसकी डेफिनेशंस की, मैंने पहली चीज जो तुम्हें बताई थी वो यहाँ पे बोर्ड में एक्सप्लेन कर दी है। केमिकल रिएक्शन इज अ प्रोसेस इन विच वन और मोर सब्सटेंस आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू न्यू सब्सटेंस। दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस जब मिलते हैं या दो या इससे ज्यादा सब्सटेंस मिलकर कोई नया सब्सटेंस फॉर्म कर रहे हैं, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, केमिकल रिएक्शन बोलेंगे। जैसे बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम इन एयर, जब भी हम मैग्नीशियम लेवल को बर्न कर रहे हैं तो उससे क्या मिला हमें, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये O2 हमने यहाँ पे इसलिए लिखा है क्योंकि जब भी हम किसी को जलाने की बात करेंगे या बर्न करने की बात करेंगे वो हमेशा प्रेजेंस होगा O2 के।
ठीक है, तो पहली डेफिनेशन ये है। दूसरा तुम ऐसा भी लिख सकते हो, केमिकल रिएक्शन सिंप्लीफाई इन्वॉल्व रीअरेंजमेंट ऑफ एटम, मतलब एटम्स के रीअरेंजमेंट को क्या बोला जाता है, केमिकल रिएक्शन। उसके बाद तुम्हें चीज बताई थी मैंने, अगर इसी क्वेश्चन में पूछा गया तुमसे कि कौन रिएक्टेंट है कौन प्रोडक्ट है, तो तुम क्या बताओगे, इसमें प्रोडक्ट कौन सा हो जाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड, और इसका रिएक्टेंट क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन। तो इसको तुम नोट कीजिए, उसके बाद हम फर्दर बात करते हैं इससे आगे। अच्छा एक बात और देखो, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट बात है, उसको बिल्कुल ध्यान से समझना। इसको तुम पढ़ के आके वैसे अगर तुमसे पूछा गया, ये जो मैंने टू लगा के बैलेंस करने के लिए, अगर तुमसे पूछा गया Mg क्या है, मेटल और नॉन मेटल, ये इस चैप्टर से रिलेटेड नहीं है लेकिन तुम्हें समझ आना चाहिए, थोड़ा नॉलेज के लिए बोल रहा हूँ कि अगर तुमसे पूछ लिया कि यहाँ पे Mg क्या है, मेटल या नॉन मेटल्स, तो जब भी हम मैग्नीशियम की बात करते हैं तो मैग्नीशियम हमेशा आता है मेटल्स के अंदर। मतलब मेटल्स किसको बोल रहे हैं या नॉन मेटल्स किसको बोले जा रहे हैं, ऐसे एलिमेंट्स जो इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर रहे हैं और फॉर्म कर रहे हैं कैटायन। ऐसे एलिमेंट्स जो इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेंगे और कैटायंस फॉर्म करेंगे उसको मेटल्स बोला जाता है, और ऐसे एलिमेंट्स जो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेंगे और एनायन फॉर्म करेंगे इसको बोला जाता है नॉन मेटल। तो देखिए Mg क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स लूज करता है, और इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा तो किसके अंदर आएगा, मेटल के अंदर, तो यहाँ पे Mg है मेटल। ठीक है, दूसरी बात, अगर किसी भी एलिमेंट के पीछे तुम O लगा देते हो, ऑक्सीजन लगा देते हो, इसका मतलब वो फॉर्म करता है ऑक्साइड। जैसे हमने Mg के पीछे O लगाया तो मैग्नीशियम के पीछे जैसे ही O लगाया ये क्या बन गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड, और ये मैग्नीशियम ऑक्साइड तुम्हारा होता है बेसिक नेचर का। ध्यान से समझना क्या बोल रहा हूँ कि जब भी हम बात कर रहे हैं मेटल का, अगर कभी भी ऑक्साइड फॉर्म करते हो, मेटल का कभी भी अगर तुम ऑक्साइड फॉर्म करते हो तो मेटल ऑक्साइड हमेशा बेसिक नेचर का होता है। ओके, इसका रिवर्स अगर तुमसे पूछ लिया नॉन मेटल का ऑक्साइड, अगर हमने पूछ लिया यहाँ पे नॉन मेटल का अगर ऑक्साइड पूछा गया, अच्छा ये क्वेश्चन तो तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि एनटीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है, जो 10th में तुम एक एग्जाम देते हो एनटीएससी, वहां पे पूछा गया कि मेटल का ऑक्साइड दिया है वो एसिडिक है या बेसिक है, तो इस टाइप के छोटे छोटे क्वेश्चंस कभी कभी बन जाते हैं। ठीक है, तो मैंने बोला जब भी मेटल ऑक्साइड बनाओगे तो हमेशा बेसिक नेचर का होगा, और नॉन मेटल का ऑक्साइड अगर यहाँ पे बनता है तो वो होता है एसिडिक नेचर का। तो ये बात समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नॉर्मल बात कर रहे हैं पहले चैप्टर की, तो उसके अंदर ये क्वेश्चन जो बना था ये आया था एमपीएससी में। तो देखिए ये बात तुम्हें समझ आती है, केमिकल रिएक्शन, रीअरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट समझ आता है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को लिखो चाहे ना लिखो, लेकिन अब तुम्हें मुझे लगता है ये बात समझ आती है कि कौन से साइड को हम रिएक्टेंट बोल रहे हैं और कौन से साइड को प्रोडक्ट बोल रहे हैं। 9th क्लास में भी एक बार तुम पढ़ के आए थे जब तुमने पढ़ा था कंजर्वेशन ऑफ मास, वहां पे भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट ये वर्ड्स वहां पे यूज करके आ चुके हो। अब देखिए केमिकल रिएक्शन के हमारे बात, ये बात तो हमें समझ आती है कि केमिकल रिएक्शन बोल किसको रहे, ये दोनों ही डेफिनेशंस किसकी हैं, केमिकल रिएक्शंस की। बट अगर तुमसे पूछा गया कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे, तुम कैसे पहचानोगे कि कहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो रहा है और कहाँ नहीं, तो इसके देखिए 4-5 स्टेप्स हैं या 4-5 तरीके से तुम पहचान सकते हो कि यहाँ पे केमिकल रिएक्शन है। पहली चीज चेंज इन कलर, अगर कलर चेंज हो रहा है किसी सब्सटेंस का इसका मतलब वो केमिकल रिएक्शंस के अंदर आता है। जैसे सबसे कॉमन एग्जांपल वापस से जो तुम घर में कर सकते हो, कभी जब तुमने एप्पल कट किया और उसको नीचे रख दिया तो तुमने देखा होगा कि वो कटे हुए एप्पल का हल्का सा कलर चेंज हो जाता है। ये नोटिस किया होगा शायद तुमने, एप्पल कट किया और नीचे रख दिया तो तुम देखोगे जैसे ही वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में आएगा या एयर के प्रेजेंस में आएगा तो अपना कलर हल्का सा चेंज कर देता है। तो वो जो चेंज है वो किसके अंदर आया, तुम्हारा केमिकल रिएक्शन के अंदर। दूसरा तुमसे पूछा जाता है कि और क्या तरीके से तुम केमिकल रिएक्शंस बता सकते हो, मैंने तुम्हें अभी बताया चेंज इन स्टेट। सपोज तुम्हारे पास दो गैसेस एटम्स है या गैसेस मॉलिक्यूल्स है, तुमने दोनों गैसेस मॉलिक्यूल्स को मिलाया और कोई जो नया सब्सटेंस बनाया वो सॉलिड आ गया, तो वो भी किसके अंदर आएगा, जब गैस थे और तुमने उसकी स्टेट चेंज करके किसमें ला दी, सॉलिड में कन्वर्ट कर दिया, तो ये भी किसके अंदर जाएगा, केमिकल रिएक्शन से। मतलब हमें दो चीज समझ आती है, पहला हमने बोला चेंज इन कलर, दूसरा बोला चेंज इन स्टेट। तीसरी बात एनर्जी का या टेम्परेचर का चेंज अगर बोला जाता है, टेम्परेचर का चेंज होता है, कहीं पे
एब्जॉर्ब हो रही है, कहीं पे एनर्जी रिलीज हो रही है। मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ तुम्हें, जब भी तुम टेम्परेचर की बात करोगे, जब भी एनर्जी की बात की जाती है, तो दो टाइप की प्रोसेस आती है। एक होती है एंडोथर्मिक प्रोसेस और एक होती है एक्सोथर्मिक प्रोसेस। बेटा एंडोथर्मिक प्रोसेस का मतलब है ऐसी कोई प्रोसेस या ऐसी कोई रिएक्शन जहां पे एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है। जहां पे भी एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, इसका मतलब होता है वहां पे एंडोथर्मिक प्रोसेस है। और ऐसी कोई प्रोसेस जहां पे एनर्जी रिलीज हो रही है, इसका मतलब वो प्रोसेस कौन सी है, एक्सोथर्मिक। ये मैं तुम्हें अच्छे से डिस्कस कर रहा हूँ, बट आराम से समझ लेना मैंने क्या बोला। हमारे पास तीन चीज सामने आती है, हम कैसे केमिकल रिएक्शंस को पहचाने। पहला मैंने बोला चेंज इन कलर, ठीक है। दूसरा मैं बोल रहा हूँ चेंज इन स्टेट। तीसरा बोल रहा हूँ मैं टेम्परेचर में अगर चेंज आता है, तो टेम्परेचर को जैसे ही वर्ड आएगा वैसे तुम्हारे पास फर्दर दो डेफिनेशंस आ जाएंगी, एक्सोथर्मिक प्रोसेस और एंडोथर्मिक प्रोसेस। एंडोथर्मिक प्रोसेस ऐसी प्रोसेस जहां पे एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। सपोज मैंने बोला दो एलिमेंट्स हैं ए और बी, या कोई भी दो एलिमेंट्स ले लो, दो एलिमेंट्स के बीच में जो बॉन्ड बना है, उस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए तुम्हें एनर्जी रिक्वायर्ड है। और अगर एनर्जी रिक्वायर्ड है, इसका मतलब ये कौन सी प्रोसेस के अंदर आएगी, एंडोथर्मिक प्रोसेस के अंदर। ये ए बी, या ऐसे ले लो एच एफ। ये एच एफ से भी जो सबसे अच्छा एग्जांपल जो तुम्हारे बार बार देखा जाता है वो है O2, ऑक्सीजन। अब अगर इस ऑक्सीजन को तुम ध्यान से देखोगे, तो ऑक्सीजन के पास दो बॉन्ड होते हैं बेटा। दो बॉन्ड का मतलब ऑक्सीजन अपने को स्टेबल करने के लिए दो बॉन्ड बनाता है। ऐसे बॉन्ड जो इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग से बनते हैं उनको कोवेलेंट बॉन्ड बोला जाता है। अभी वहां पे जाने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हें बता रहा हूं, जब भी हम ऑक्सीजन की बात करेंगे तो ये O2 मॉलिक्यूल्स को तुम देखोगे तो उसका अरेंजमेंट रहेगा O डबल बॉन्ड O। अगर अब तुम यहां से इस ऑक्सीजन को अगर अलग करना चाहते हो, तो तुम्हें इन दोनों ही बॉन्ड्स को ब्रेक करना होगा, इनको तोड़ना होगा। सपोज मैं बोल रहा हूँ ये पेन तुम्हारे पास है और मुझे इसको ब्रेक करना है, तो प्रैक्टिकली मैं क्या करूंगा, इसमें हल्की सी नीचे से एनर्जी प्रोवाइड करूंगा। जो मेरी बॉडी की एनर्जी मैं इसमें डाल रहा हूँ, इसको दे रहा हूँ, इसका मतलब ये क्या है, एंडोथर्मिक प्रोसेस है। मेरी बॉडी से एनर्जी यहाँ पे ट्रांसफर हो रही है। सेम चीज है, अगर मुझे इन दोनों O2 मॉलिक्यूल्स में, इस O2 मॉलिक्यूल्स में से मुझे दोनों ऑक्सीजन को अलग करना है, ये ऑक्सीजन को अलग करना है और इस ऑक्सीजन को अलग करना है, तो मुझे यहाँ पे एनर्जी प्रोवाइड करवानी पड़ेगी। और अगर एनर्जी प्रोवाइड करवाता हूँ, ये ब्रेक तो हो जाएंगे, बट मैं क्या बोल रहा हूँ, एनर्जी जैसे ही प्रोवाइड तुमने कराई, ये बॉन्ड ने एनर्जी को एब्जॉर्ब किया और ब्रेक हो गए। एनर्जी को एब्जॉर्ब किया और ब्रेक हो गए। एनर्जी को एब्जॉर्ब करना, ऐसी प्रोसेस जहां पे एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, उसको हम क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक प्रोसेस जहां पे भी एनर्जी एब्जॉर्ब हो, ठीक है। दूसरी मैं बोल रहा हूं कि एक्सोथर्मिक प्रोसेस। एक्सोथर्मिक प्रोसेस का मतलब ऐसी प्रोसेस जहां पे एनर्जी रिलीज होती है, ऐसी प्रोसेस जहां पे, ऐसी केमिकल प्रोसेस जहां पे एनर्जी रिलीज हो रही है। जैसे हमने बोला, कभी भी पूरी केमिस्ट्री में हमेशा याद रखना, जब भी प्लस और माइनस, जब भी प्लस और माइनस चार्ज एक दूसरे को अप्रोच करते हैं, पूरी केमिस्ट्री के अंदर ये बात हमेशा याद रखनी है, जब भी पॉजिटिव और नेगेटिव, जब भी प्लस और माइनस ये चार्ज एक दूसरे को अप्रोच करते हैं और कोई नया सब्सटेंस फॉर्म करते हैं, कोई नया कंपाउंड या कोई नया मॉलिक्यूल फॉर्म करते हैं, तो वहां पे एनर्जी हमेशा रिलीज होती है। वहां पे एनर्जी हमेशा रिलीज होती है। जैसे मैं तुम्हें बताता हूं कि हमने लिया एक Na+ और एक लिया Cl-, और इन दोनों से मिलकर बना है NaCl। सोडियम क्लोराइड कैसे बना है, Na+ आयन और Cl- आयन, सोडियम आयन और क्लोराइड आयन से मिला के हमने बना दिया सोडियम क्लोराइड। इसका मतलब ये क्या हो रहा है, हमने दो एटम लिए और इन दोनों को मिला के कोई नया सब्सटेंस बनाया, दो आयन लिए और इन दोनों को मिला के कोई नया सब्सटेंस बनाया, तो यहाँ पे एनर्जी हमेशा रिलीज होगी। क्यों, क्योंकि मैंने तुम्हें अभी बताया बेटा कि जब भी प्लस और माइनस मिलके, पूरी केमिस्ट्री में प्लस और माइनस मिलके या प्लस चार्ज और माइनस चार्ज मिलके कोई नया सब्सटेंस फॉर्म करते हैं, कोई नया मॉलिक्यूल, कोई नया कंपाउंड फॉर्म करते हैं, तो उस टाइम पे एनर्जी हमेशा रिलीज होगी। ऐसा क्यों, हम कैसे कह सकते हैं एनर्जी रिलीज होगी कि एब्जॉर्ब होगी? सिंपल सी बात है, देखो अगर कोई कंपाउंड फॉर्म हो रहा है, इसका मतलब क्या है, वो स्टेबल कंपाउंड है। अगर तुमसे पूछ लिया गया Na+Cl- और NaCl में
सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है? तो हमें पता है अगर कंपाउंड है या मॉलिक्यूल्स है, इसका मतलब स्टेबल है, वो फॉर्म ही स्टेबल है, ठीक है। जबकि NaCl मिलके किससे बना है? NaCl Na प्लस और Cl माइनस से, सेम चीज से मिलके NaCl बना है, तो मैं बोल रहा हूँ NaCl ज्यादा स्टेबल है कंपेयर टू Na प्लस और Cl माइनस से। इसका मतलब बीच में कुछ ना कुछ तो हुआ है कि स्टेबिलिटी बढ़ गई, बीच में कुछ ना कुछ तो ऐसा हुआ है कि स्टेबिलिटी बढ़ गई। तो स्टेबिलिटी को पढ़ने के लिए बेटा तुम पहली क्लास में शायद पढ़ के आए होगे कि अगर किसी एलिमेंट का ऑक्टेट कंप्लीट होता है या ड्यूप्लेट कंप्लीट होता है, कब? जब वो अपने नियरेस्ट नोबल गैस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर कर लेता है तो वो स्टेबल होता है। मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर किसी एलिमेंट का ऑक्टेट कंप्लीट होता है, मतलब अगर किसी एटम के आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो गए, उसने अपने नियरेस्ट नोबल गैस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ले लिया, इसका मतलब वो क्या हो जाता है? स्टेबल हो जाता है। या दूसरे टर्म में अगर मैं बात करूँ स्टेबिलिटी को, जब हम देखते हैं तो एनर्जी से देखते हैं, एनर्जी जितनी कम होगी स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी बेटा। सपोज मैं फील करता हूँ मेरी तबियत खराब है, ठीक है, तो मैं घर में पड़ा हूँ, मेरा अगर कोई फ्रेंड है और मुझे बोलता है कि घूमने चलो, तो मैं घूमने नहीं जाऊंगा बेटा। क्यों? क्योंकि मेरी तबियत जब खराब है, मेरी एनर्जी कम है, और मेरी अगर एनर्जी कम है तो मैं रूम के अंदर स्टेबल हो गया, एनर्जी कम, स्टेबिलिटी बढ़ गई मेरे घर के अंदर रहने की। दूसरे दिन मेरा फ्रेंड आया और मैं एकदम फिट हूँ, तो वो मुझसे अगर बोलता है कि घूमने चलो, तो मैं बोलूंगा हाँ भाई चलो घूमने निकल लेते हैं। तो जैसी मेरी एनर्जी बढ़ी तो मैं, जो मेरी स्टेबिलिटी थी वो क्या हो गई? बहुत ज्यादा कम हो गई, अनस्टेबल हो गया मैं घूमने स्टार्ट कर दिया। तो हम अगर बात करें एनर्जी के टर्म पे, तो जैसे ही एनर्जी कम होगी तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी, समझ आ रही बात है? जैसी एनर्जी कम होगी स्टेबिलिटी बढ़ेगी, इसका मतलब NaCl स्टेबल है, इसका मतलब Na प्लस और Cl माइनस से मिलकर जब ये बना, तो यहाँ पे एनर्जी क्या हुई? रिलीज हुई, इसीलिए यहाँ पे एनर्जी कम हो गई है। समझ आ गया? थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है बिल्कुल समझना, लेकिन पहली चीज मैंने बोला कि टेम्परेचर के चेंज में जैसे मैं बात कर रहा हूँ, मैंने बोला एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक दो टाइप की प्रोसेस होती हैं। एक्सोथर्मिक का मतलब है एनर्जी का रिलीज होना, और एंडोथर्मिक का मतलब है एनर्जी का एब्जॉर्ब होना। ऐसी केमिकल रिएक्शंस जहां पे एनर्जी एब्जॉर्ब होगी उसको हम बोलेंगे एंडोथर्मिक प्रोसेस, ऐसी केमिकल रिएक्शंस जहां पे एनर्जी रिलीज होगी उसको बोला जाएगा एक्सोथर्मिक। दूसरी बात मैं तुम्हें बता रहा हूं, कभी भी केमिस्ट्री के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज अगर अप्रोच करते हैं दूसरे को मॉलिक्यूल्स या कंपाउंड बनाने के लिए, तो उस प्रोसेस में एनर्जी हमेशा रिलीज होगी। क्यों? क्योंकि जो भी केमिकल कंपाउंड, जो भी मॉलिक्यूल्स या कंपाउंड यहाँ पे फॉर्म हो रहा है, वो हमेशा किसके लिए फॉर्म होता है? स्टेबिलिटी के लिए। अब तुमने हमेशा ये एग्जांपल याद रखना है कि अगर एनर्जी कम है स्टेबिलिटी ज्यादा है, अगर एनर्जी ज्यादा है तो स्टेबिलिटी वहां पे कम हो जाएगी। तो मैंने बोला NaCl ज्यादा स्टेबल है क्योंकि मॉलिक्यूल या कंपाउंड है। इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ होगा? जब ये दोनों मिल रहे होंगे तो यहाँ से एनर्जी रिलीज हुई होगी, एनर्जी रिलीज तभी यहाँ पे एनर्जी कम हुई। इसका मतलब अगर एनर्जी रिलीज होगी तो कौन सी प्रोसेस हो जाएगी? एक्सोथर्मिक। तो दो टाइप की प्रोसेस पढ़ ली हमने, एक एंडोथर्मिक और एक एक्सोथर्मिक। देखिए स्टूडेंट्स, हमने बात कर ली थी केमिकल रिएक्शंस की, केमिकल इक्वेशन, केमिकल रिएक्शंस की हम बात कर रहे थे। उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, मैंने उसमें तुम्हें दो तीन चीज बताई थी। अभी हमें केमिकल रिएक्शन समझ आता है, हमने दो सब्सटेंस लिए, जो भी प्रोसेस थी वो हम केमिकल रिएक्शन पढ़ चुके हैं। उसके बाद जब मैंने केमिकल रिएक्शंस के कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करी तो मैंने दो तीन चीज तुम्हें बता दी थी। एक चेंज इन टेम्परेचर की बात करी थी जिसमें हम एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक प्रोसेस की बात कर रहे थे। दूसरा मैंने बोला था चेंज इन स्टेट, अगर दो गैसियस एटम लेते हो या दो गैसियस सब्सटेंस लेते हो, उसको मिला के कोई नया सब्सटेंस बनाते हो, और जो भी नया सब्सटेंस बनता है अगर उसकी फिजिकल स्टेट चेंज होती है, इसका मतलब वो किसके अंदर आता है? केमिकल रिएक्शंस की कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर आता है। जैसे हमने बोला अमोनिया गैसियस फॉर्म में है, यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक भी गैसियस फॉर्म में है, तो इससे मिलके जो बना है अमोनियम हाइड्रोक्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड जो बना है ये तुम्हारा सॉलिड फॉर्म में आता है। हमने बोला दो गैसियस एटम्स लिए या दो गैसियस मॉलिक्यूल्स लिए, और इससे मिलके जो यहाँ पे मॉलिक्यूल्स बना है ये किस फॉर्म में आता है? सॉलिड फॉर्म में। चेंज इन स्टेट के हमने यही पढ़ना है कि अगर दो सब्सटेंस लेते हो गैसियस फॉर्म में या किसी भी फॉर्म में, और उसको मिला के जो नया सब्सटेंस बनता है उसकी स्टेट अगर चेंज होती है, इसका मतलब किसके अंदर आ जाएगा? चेंज इन स्टेट। दो गैसियस फॉर्म थे, मिला के क्या बना है? सॉलिड, तो ये आ गया तुम्हारा चेंज इन स्टेट में।
दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स हमने बात की थी चेंज इन कलर में। मैं तुम्हें अभी एग्जांपल दिया था एप्पल का, तो किसके अंदर आ जाएगा, चेंज इन कलर के अंदर। उसके बाद देखो बेटा, इवोल्यूशन ऑफ गैस। अगर केमिकल रिएक्शंस के दौरान इस प्रोसेस में अगर एनर्जी कोई भी गैस रिलीज होती है तो हम क्या बोलेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स है केमिकल रिएक्शन का। मतलब हमें तीन चीज यहाँ पे समझ आती है। पहली, चेंज इन स्टेट, अमोनिया हाइड्रोक्लोरिक एसिड दोनों गैसियस फॉर्म में थे, हमने इसको मिला के बनाया अमोनियम क्लोराइड। तो ये अमोनियम क्लोराइड मिला हमें सॉलिड फॉर्म में और इसको हम बोल रहे हैं कि ये चेंज इन स्टेट में आता है। चेंज इन कलर में तुम्हें समझ आ गया होगा। उसके बाद मैं बोल रहा हूँ कि इवोल्यूशन ऑफ गैस। अगर किसी केमिकल रिएक्शन के दौरान कोई गैस रिलीज होती है, इसका मतलब किसके अंदर आएगा, केमिकल रिएक्शंस की कैरेक्टरिस्टिक। देखिए जैसे हमने बोला, अच्छा एक बात और बिल्कुल नोटिस करना है पे, ये पॉइंट नोट करना, जनरली ड्यूरिंग रिएक्शन हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस आर जनरेटेड। मतलब जनरली का मतलब है ज्यादातर टाइम, जनरली यहाँ पे भी है मतलब वो एक फिक्स चीज नहीं बता रहा है, वो बता रहा है अधिकतर टाइम ऐसा होता है कि जब ये रिएक्शंस होती हैं तो यहाँ पे हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस रिलीज होती हैं। अब अगर तुम देखोगे, एक रिएक्शन हमने लिखी है, यहाँ पे हमने जिंक लिया है और सल्फ्यूरिक एसिड लिया है, और जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड को मिलकर देखो, Zn प्लस H2SO4 से मिला है तुम्हें ZnSO4 प्लस H2, और ये जो साइन तुम्हें दिखाया गया है यहाँ पे एरो का, इसका मतलब है यहाँ पे गैस रिलीज हुई है, ये साइन गैस का है। ठीक है, तो ध्यान से देखना मैं क्या बोल रहा हूँ, इवोल्यूशन ऑफ गैस के अंदर बोल रहा हूँ ऐसी कोई भी केमिकल रिएक्शन अगर वहां पे गैस रिलीज होती है तो वो आता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस के अंदर। इसका सिंपल सा एग्जांपल है Zn प्लस H2SO4, तो ये बना ZnSO4 प्लस H2। ये कंबाइन कैसे होगा, जब भी हम Zn को देखते हैं तो Zn रहता है पॉजिटिव चार्ज का, Zn प्लस 2 में एग्जिस्ट करता है, तो ये रहेगा यहाँ पे किसके साथ, पॉजिटिव चार्ज के साथ। पॉजिटिव चार्ज के साथ क्यों, क्योंकि अभी मैंने तुम्हें थोड़ी देर पहले बताया था, जब भी हम मेटल की बात करते हैं तो मेटल क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को लूज करने की टेंडेंसी रखते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स को लूज करके क्या फॉर्म करते हैं, कैटायन। तो Zn के साथ भी सेम चीज है, Zn यहाँ पे क्या फॉर्म करता है, कैटायन फॉर्म करता है। दूसरी बात, अब हम अगर H2SO4 को देखेंगे, अगर तुम ध्यान से यहाँ पे देखोगे H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड को देखोगे तो क्या इसमें कोई चार्ज है, इसमें कोई भी चार्ज नहीं है, H2SO4 न्यूट्रल है। इसका मतलब क्या है, जब भी हम न्यूट्रल की बात कर रहे हैं इसका मतलब होता है इसमें जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज भी है। मैंने बोला H2SO4 न्यूट्रल है, न्यूट्रल का मतलब है बेटा जितना इसमें पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही नेगेटिव चार्ज भी होगा। हम ये बात जानते हैं कि हाइड्रोजन पॉजिटिव चार्ज होल्ड करता है, और कितने हाइड्रोजन यहाँ पे प्रेजेंट है, दो। तो अगर हम यहाँ से दो पॉजिटिव चार्ज हटाते हैं तो कितना नेगेटिव चार्ज बचेगा SO4 के साथ, दो नेगेटिव। क्यों, वापस देखो, न्यूट्रल एलिमेंट है, न्यूट्रल कंपाउंड है, न्यूट्रल कंपाउंड है, इसका मतलब क्या है, अगर हम यहाँ पे लेते हैं H2SO4 को, यहाँ से दो हाइड्रोजन हटा देते हैं तो हमें पता है हाइड्रोजन हमेशा पॉजिटिव चार्ज के साथ निकलेगा, और अगर पॉजिटिव चार्ज ले जाएगा, कितने पॉजिटिव चार्ज जाएगा, दो। एक हाइड्रोजन में एक पॉजिटिव, तो दो हाइड्रोजन दो पॉजिटिव चार्ज लेके निकलेंगे, इसका मतलब यहाँ पे कितना नेगेटिव चार्ज जाएगा, 2 नेगेटिव। तो ये रहा तुम्हारा SO4 2 माइनस। तो Zn प्लस था, यहाँ पे H2 पॉजिटिव है, SO4 नेगेटिव है, तो Zn किसके साथ अट्रैक्ट करेगा, इंटरेक्ट करेगा, नेगेटिव के साथ, तो ये बना ZnSO4, और यहाँ से तुम्हें H2 गैस मिल गई। तो पहला एग्जांपल तो ये है जब हम बात करते हैं इवोल्यूशन ऑफ गैस। दूसरा एग्जांपल है हमारा Na2CO3 प्लस HCl। अच्छा यहाँ पे एक बार बिल्कुल ध्यान से देखना बेटा, जब मैंने बोला किसी भी एलिमेंट के पीछे O लगा है तो हम उसको ऑक्साइड बोलते हैं, वो उस एलिमेंट का ऑक्साइड बन जाएगा, और अगर कहीं CO3 लिखा है इसका मतलब वो कार्बोनेट बनता है। जैसे हमने क्या बोला, यहाँ पे सोडियम के साथ CO3 लगा है, इसका मतलब ये क्या हो गया, सोडियम कार्बोनेट बन गया। ठीक है, तो सोडियम हमें पता है पॉजिटिव में ब्रेक होगा, CO3 किस में ब्रेक होगा, नेगेटिव में। वापस से देखो, एक सोडियम के पास एक पॉजिटिव चार्ज है, तो हम कितने सोडियम निकालेंगे यहाँ से, दो। इसका मतलब CO3 में कितना चार्ज रहेगा, यहाँ पे CO3 कितना चार्ज के साथ रहेगा, -2 चार्ज के साथ, तो ये है कार्बोनेट CO3 2 माइनस। उसके बाद HCl को अगर देखोगे H प्लस Cl माइनस, यहाँ पे था Na प्लस, हमने सिंपल क्या कर लिया है, इसको ब्रेक कर दिया है, सोडियम टूटा पॉजिटिव में, कार्बोनेट टूटा 2 नेगेटिव में, H प्लस Cl माइनस,
अब जो पॉजिटिव वाला पार्ट है ये किसके साथ जाके ऐड हो जाएगा, नेगेटिव वाले के साथ। तो Na किसके साथ रहा, Cl के साथ, तो ये बना NaCl। और यहां से तुम्हें क्या मिल गया, H2O प्लस CO2, यहां से वाटर मिला प्लस कार्बन डाइऑक्साइड मिली। ये देखिए यहां से वाटर मिला प्लस कार्बन डाइऑक्साइड मिली। वाटर कैसे मिला, हमें 2 हाइड्रोजन चाहिए थे, ठीक है, तो हम इसको पूरी इक्वेशन को अगर बैलेंस करेंगे तो ये इक्वल टू HCl और यहाँ पे मिल गया ये। तो देखिए बिल्कुल ध्यान से समझना मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर किसी भी एलिमेंट के पीछे CO3 लगाया जाएगा इसका मतलब वो कार्बोनेट है, और कार्बोनेट हमेशा और हमेशा 2 नेगेटिव चार्ज के साथ एग्जिस्ट करता है। तो Na2CO3 में CO3 नेगेटिव पार्ट था और HCl में अपना H प्लस और Cl नेगेटिव था। तो जब ये ब्रेक हुए तो यहाँ पे NaCl बना, H2O बना और CO2 मिला। यही बात मैं बोल रहा था, जनरली ड्यूरिंग रिएक्शन हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज्ड। तो यही है, यहाँ पे हाइड्रोजन गैस मिली, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिली। तो ये हमारे जो पॉइंट्स आते हैं ये आते हैं इवोल्यूशन ऑफ गैस से। इसके बाद एक आता है फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी। पीपीटी का मतलब होता है प्रेसिपिटेट, का मतलब होता है इनसॉल्युबल सब्सटेंस। हमने 2 सब्सटेंस लिए, उसको एक्वस में डाला और डिसॉल्व करने की अगर ट्राई करते हैं, डिसॉल्व करते हैं, तो हमें दिखेगा वो सब्सटेंस अगर वाटर के अंदर डिसॉल्व नहीं हो रहा है, इसका मतलब वो क्या बना रहा है, पीपीटी बना रहा है। उसके बाद देखिए जो आता है नेक्स्ट, वो है फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी। फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी के अंदर हमने क्या बोला, सबसे पहले प्रेसिपिटेट का मतलब क्या होता है, जो हमने लिखा है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट का मतलब बेटा होता है इनसॉल्युबल सब्सटेंस। हमने 2 सब्सटेंस लिए, उसको एक्वस के अंदर डाला और जैसे डिसॉल्व करना स्टार्ट किया तो ऐसे कुछ सब्सटेंस रहेंगे जो वाटर में डिसॉल्व ही नहीं होंगे, ठीक है। तो ऐसे सब्सटेंस जो वाटर के अंदर डिसॉल्व ही नहीं हो रहे हैं या पानी के अंदर घुल ही नहीं रहे हैं, तो उनको हम क्या बोलेंगे, प्रेसिपिटेट बोलेंगे। जैसे हमने एग्जांपल लिया लेड नाइट्रेट प्लस पोटेशियम आयोडाइड, जब ये दोनों रिएक्ट करेंगे तो यहाँ पे मिलेगा लेड आयोडाइड और मिलेगा पोटेशियम नाइट्रेट। मतलब तुमने एक टेस्ट ट्यूब में क्या लिया, लेड नाइट्रेट लिया, लेड मतलब पीवी, लेड नाइट्रेट लिया और पोटेशियम आयोडाइड लिया। तो जब इन दोनों को रिएक्ट कराओगे, दोनों को मिलाओगे, तो तुम्हें दिखेगा टेस्ट ट्यूब के नीचे कुछ पार्टिकल्स बैठ गए और वो पार्टिकल्स किस कलर के, येलो कलर के। तो ये जो येलो कलर का सब्सटेंस बना जो वाटर के अंदर डिसॉल्व नहीं हो रहा है, उसको हम बोलेंगे प्रेसिपिटेट और इसको बोला जाता है पीपीटी। तो तुम्हें होमवर्क किया है, तुमने इसका फॉर्मूला देखना है, लेड नाइट्रेट, पोटेशियम आयोडाइड, पोटेशियम नाइट्रेट और लेड आयोडाइड का फॉर्मूला देखना है और इसको डाल देना नीचे कमेंट बॉक्स में। तो देखिए हमने 4 चीज देख ली है। पहला हमने बोला चेंज इन स्टेट, दूसरा बोल रहे हैं चेंज इन कलर, उसके बाद बोल रहे हैं इवोल्यूशन ऑफ गैस, उसके बाद बोल रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी। उसके बाद में तुम्हें एक चीज बताई कि 5वां जो चेंज इन टेम्परेचर के अंदर है, कैसी केमिकल रिएक्शन जहाँ पे एनर्जी का क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, या तो एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है या तो एनर्जी रिलीज हो रही है, दोनों ही टर्म पे हम क्या बोलेंगे, चेंज इन टेम्परेचर। एनर्जी अगर रिलीज हो रही है तो उसको क्या बोलेंगे, एक्सोथर्मिक प्रोसेस। अगर एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है तो उसको बोला जाएगा एंडोथर्मिक प्रोसेस। एंड इसको दाओ फिर मैं बताता हूं तुम्हें नेक्स्ट। तीसरा देखिए ये है चेंज इन टेम्परेचर। मैं तुम्हें जो लास्ट था वो बता रहा हूँ, चेंज इन टेम्परेचर। ये हमने पहले डिस्कस कर लिया है एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक। तो जो कैरेक्टरिस्टिक्स हमने पढ़ लिया, चेंज इन स्टेट पढ़ लिया, चेंज इन कलर पढ़ लिया, चेंज इन टेम्परेचर पढ़ लिया, ठीक है। तो ये इवोल्यूशन ऑफ गैस पढ़ लिया है और फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट पढ़ लिया है। चेंज इन कलर हमें समझ आ गया, अगर कलर चेंज होता है। चेंज इन टेम्परेचर हमें समझ आ गया, एक्सो एंडो आएगा। इसके बाद आगे आंसर लिख लेना बेटा। एंडोथर्मिक मतलब एनर्जी रिलीज या एनर्जी एब्जॉर्ब, एक्सोथर्मिक मतलब एनर्जी रिलीज या एनर्जी एब्जॉर्ब। ये आंसर यहाँ पे तुम लिख लेना। उसके बाद देखो ये मैं तुम्हें पूरा समझा दिया था। तो ये 5 जो कैरेक्टरिस्टिक्स आती है इसको एक बार पूरा एक साथ लिख के देख लेना। चेंज इन स्टेट, चेंज इन कलर, गैस इवोल्यूशन, उसके बाद चेंज इन टेम्परेचर और फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन का मतलब या पीपीटी का मतलब होता है इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस, जो वाटर के अंदर इनसॉल्युबल है उनको हम क्या बोल रहे हैं, पीपीटी बोल रहे हैं। कभी कभी तुमसे पीपीटी के बारे में पूछा जाता है, जनरली पूछा नहीं जाएगा। ये एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स है जो जिसके क्लोराइड पीपीटी बनाते हैं। जैसे हमने बोला पीबी, एचजी और एजी। अगर हम इन तीनों एलिमेंट्स के क्लोराइड्स की बात करें, ऐसा छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं कि प्रेसिपिटेट कौन कौन बनाता है, पीपीटी कौन कौन बनाता है। तो ये 3 एलिमेंट्स के जब भी क्लोराइड्स की बात करोगे
तो ये हमेशा पीपीटी फॉर्म करेंगे। कौन कौन से बोला मैंने? Ag, Hg और Pb। क्लोराइड का मतलब जब इनके क्लोराइड बनाओगे तो क्लोराइड का मतलब क्या? Cl लगा दोगे, AgCl। मतलब जहां भी तुम्हें AgCl मिलेगा इसका मतलब वो पीपीटी बना रहा है, इनसॉल्युबल सब्सटेंस है एक्वस के अंदर। उसके बाद अगर तुम देखोगे Hg2Cl2, Hg2Cl2 वापस से पीपीटी बनाएगा। मर्क्यूरी का क्लोराइड PbCl2 वापस से पीपीटी बनाएगा। मतलब Ag, Hg और Pb इन तीनों ही एलिमेंट्स के अगर क्लोराइड तुम फॉर्म करते हो तो ये हमेशा और हमेशा क्या बनाएगा? प्रेसिपिटेट फॉर्म करेगा। इसके लिए अपने पास शॉर्ट ट्रिक है, ये है आगे, Hg मतलब होंगे और Pb मतलब है प्रभु। तो एक शॉर्ट ट्रिक हमने बना रखा है इसके लिए, Ag मतलब आगे, Hg मतलब होंगे और Pb मतलब प्रभु। तो हमने क्या बोला? आगे होंगे प्रभु, या इसको तुम थोड़ा सा घुमा सकते हो, आगे प्रभु होंगे। तो ये तीन एलिमेंट्स ऐसे हैं जो हमेशा अगर क्लोराइड बनाएंगे तो किस फॉर्म में रहेंगे? पीपीटी फॉर्म में रहेंगे एक्वस के अंदर। ऐसे बहुत से हैं, जैसे कॉमन पीपीटी की अगर बात करें तो BaSO4 ये भी पीपीटी फॉर्म करता है। मतलब तुम्हें जो कॉमन मिलते रहेंगे बार बार, ये AgCl और BaSO4 ये हमेशा पीपीटी फॉर्म करेंगे। उसके बाद हमारी केमिकल रिएक्शन जब हमें समझ आती है उसके बाद आता है केमिकल इक्वेशन। इक्वेशन का मतलब क्या है? जो भी हमने केमिकल रिएक्शंस के अंदर पढ़ा, जो भी हमारी रिएक्शंस बनी, उनका सिंपल सा सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन को हम क्या बोलते हैं? केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। मतलब जो भी हमने पढ़ा, हमने बोला A+B, या हमने बोला मैग्नीशियम रिबन को बंद करा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन जब हमने लिखा तो क्या बना था? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो उसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन Mg+O2 MgO, ये क्या कहलाएगा? केमिकल रिएक्शन, केमिकल इक्वेशन। मतलब तुमने दो सब्सटेंस लिए, दोनों को मिला के कोई नया सब्सटेंस बनाया, वो प्रोसेस कहलाई थी केमिकल रिएक्शन। और जब हमने इस प्रोसेस को या तो वर्ड इक्वेशन में देखा या तो सिंबॉलिक रिप्रेजेंट इसको करा, तो ये कहलाता है हमारा केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन का मतलब है सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। अगर केवल इतना भी लिख देते हो तो पूरे मार्क्स आने वाले हैं। केमिकल इक्वेशन का मतलब है सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। और बहुत ज्यादा और इसलिए इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव होता है, काफी ज्यादा इंफॉर्मेशन देता है। जब हमने वहां पे बोला था केमिकल रिएक्शन के अंदर कि मैग्नीशियम रिबन को बंद करा, हमें बस इतनी बात पता चली थी कि इस रिएक्शन में मैग्नीशियम रिबन को बंद किया गया, किसकी प्रेजेंस में? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। फिर हमने जब केमिकल इक्वेशन देखा तो हमें समझ आया कि केमिकल इक्वेशन होता है दो टाइप का, पहला है वर्ड इक्वेशन और दूसरा सिंबॉलिक इक्वेशन। वर्ड इक्वेशन मतलब जो हमने करा था वहां पर वर्ड्स में लिख दिया, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, यही काम किया था, मैग्नीशियम को बर्न किया था। जब भी किसी को बर्न करेंगे किसकी प्रेजेंस में करते हैं? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। तो वहां जो काम किया है रिएक्शन के अंदर, यहाँ पे सिंपल सा इसको लिख देना है, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, ये बन गया मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये है इसका वर्ड इक्वेशन। और अगर इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन हम देखेंगे तो ये है Mg+O2, ये बन गया MgO। वापस से मैं तुम्हें बता रहा हूं, यहाँ पे हमारा जो रिएक्टेंट साइड है और जो प्रोडक्ट साइड है, यहाँ पे जो एटम्स है वो बराबर होने चाहिए। जैसे Mg एक है, यहाँ पे एक है, यहाँ पे O2 दो है बट O2 यहाँ पे एक है। इसका मतलब इस टाइप की रिएक्शंस अगर तुम्हें कहीं दिखती हैं तो इसको बोला जाता है अनबैलेंस्ड केमिकल रिएक्शंस। अनबैलेंस्ड मतलब जो बैलेंस नहीं है, जहाँ पे रिएक्टेंट साइड में और प्रोडक्ट साइड में बराबर एटम्स नहीं है, तो इसको बैलेंस किया जाता है। तो हम नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे कि कैसे रिएक्शंस को बैलेंस किया जाता है। तो देखो बेटा, आज की क्लास में हमने केमिकल रिएक्शन पढ़ लिया है और केमिकल इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन मैंने तुम्हें बताया था, दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस को मिला के कोई नया सब्सटेंस बनाया, ठीक है। और जो नया सब्सटेंस बना उसकी पूरी कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज है जिससे मिलके वो बना है। केमिकल रिएक्शंस के अंदर जो पार्टिसिपेट कर रहे थे उसको हमने बोला था रिएक्टेंट, और जो बन के नया चीज मिले हमें सामने आई उसको बोला गया था प्रोडक्ट। फिर उसकी अगर कैरेक्टरिस्टिक्स की बात की जाए तो हमारे पास 5 कैरेक्टरिस्टिक्स थी, चेंज इन कलर, चेंज इन स्टेट, इवोल्यूशन ऑफ गैस, प्रेसिपिटेशन और चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर के अंदर हमने फर्दर दो चीज पढ़ी, एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक एनर्जी का रिलीज होना, एंडोथर्मिक एनर्जी का एब्जॉर्ब होना केमिकल रिएक्शंस के अंदर। उसके बाद प्रेसिपिटेशन हमें समझ आया था, प्रेसिपिटेशन का मतलब था इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस, और उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आता है AgCl, जो पीपीटी देता है किस कलर की? व्हाइट कलर की। व्हाइट कलर की पीपीटी मिलेगी तुम्हें, और ये वो एलिमेंट्स हैं जिसके क्लोराइड हमेशा पीपीटी बनेंगे।
एक शॉर्ट फॉर्म मैंने तुम्हें बता दी थी, आगे होंगे प्रभु या आगे प्रभु होंगे। ये बात हमें समझ जैसी आई थी, हमने केमिकल इक्वेशन की बात करी थी। केमिकल इक्वेशन का मतलब है सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, और ज्यादा इंफॉर्मेटिव रहता है किसके कंपेयर में, रिएक्शन के कंपेयर में। ये हमें सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन तो देता ही है, उसके बाद पूरे इक्वेशन में बताता है या पूरे रिएक्शंस के अंदर बताता है कहाँ पे सॉलिड बना है, कहाँ पे गैस बना है, कहाँ पे लिक्विड और कहाँ पे एक्वस। मतलब अगर कहीं पे सॉलिड है तो उसको हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं, कहीं पे अगर गैस है तो जी, कहीं पे एक्वस है तो ए क्यू, और कहीं पे अगर लिक्विड है तो उसको एल से। प्रोडक्ट साइड में अगर गैस मिलती है तो हमेशा उसको दिखाया जाता है एरो से, और अगर रिएक्ट प्रोडक्ट साइड में तुम्हें पीपीटी मिलती है, इसका मतलब उसको दिखाया जाता है इस साइन से। इसका मतलब वो नीचे बैठ चुके हैं, वो पीपीटी बन चुकी है, प्रेसिपिटेट बन चुके हैं, ये है। और इस एरो का मतलब है गैस निकल चुकी है यहाँ से आगे। तो ये हमने अभी पढ़ा। अब नेक्स्ट क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शंस और टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस, जैसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन या फर्दर जितनी भी रिएक्शंस होती है उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक तुम इसके प्रॉपर नोट्स बनाओ।